24 नवंबर 1971 की रात लगभग 8 बजे आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई पर दो अमेरिकन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स एक अकेले प्लेन का पीछा कर रहे थे। उस प्लेन में बैठा था एक हाईजैकर जिसने पोर्टलैंड से सियाटल तक $2 लाख की फिरौती वसूल ली थी, जो आज के हिसाब से करीब 144 करोड़ रुपए होते हैं। पायलट अभी भी उसके इशारों पर प्लेन को उड़ाता जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा, तेज हवाएं, बर्फीली बारिश और -7 डिग्री सेल्सियस तापमान। इन कड़ाके की परिस्थितियों में भी फाइटर जेट्स हाईजैक किए गए प्लेन को फॉलो कर रहे थे। लेकिन हाईजैकर के इरादे अमेरिकन एयरफोर्स और FBI की कल्पना से कहीं आगे थे। अचानक 10,000 फीट की ऊंचाई से वो पैराशूट पहनकर पैसों के साथ प्लेन से कूद गया। ना तो प्लेन में बैठे कोई यात्री देख पाया और ना ही पीछा कर रहे जेट्स के पायलट्स की नजर उस पर पड़ी। जैसे ही वो अंधेरे में गायब हुआ, उसकी कोई निशानी नहीं रही। कई दशकों की जांच के बावजूद उसकी लाश नहीं मिली और ना ही कभी उसे पकड़ पाए। ये वही शख्स था जिसे दुनिया DB कूपर के नाम से जानती है, जिसने अमेरिका के कमर्शियल एविएशन इतिहास की सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी हाईजैकिंग को अंजाम दिया। 50 साल गुजर चुके हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है। DB कूपर कौन था, कहां से आया था और उस रात अंधेरे में वो आखिर कहां गायब हो गया? Hijacker calling himself DB Cooper jumped from an airliner in flight and demanded a $200,000 ransom and a parachute. 305, we have a hijack in progress. He said to me, all I have to do is attach this wire to this gadget here, and we'll all be dead. What really happened to DB Cooper? You believe that your uncle was DB Cooper. कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971 को अमेरिका के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यहाँ से एक बोइंग 727 रोज की तरह सियाटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला था। दोपहर करीब 2 बजे ब्लैक बिजनेस सूट, सफेद शर्ट, काली टाई और सनग्लास पहने हुए लगभग 45 साल का एक शख्स हाथ में ब्लैक ब्रीफ केस लिए एयरपोर्ट में दाखिल होता है। वो अपना नाम बताता है, डैन कूपर। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पर वो सिर्फ $20 देकर सियाटल के लिए 1 वे टिकट खरीदता है और बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ जाता है। 1970 के दशक में डोमेस्टिक फ्लाइट्स की सुरक्षा आज जैसी नहीं थी। ना पैसेंजर्स की सिक्योरिटी चेकिंग, ना कोई ID वेरिफिकेशन। टिकट खरीदो और उड़ान भरो। इसी वजह से न डैन कूपर की पहचान जांची गई और ना ही उसका ब्रीफकेस। दोपहर 2:50 पर फ्लाइट 305 टेक ऑफ करती है। कमान संभाल रहे थे कैप्टन विलियम A. स्कॉट। प्लेन में थे 37 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स। ये सिर्फ आधे घंटे की एक छोटी सी फ्लाइट थी, लेकिन इस दिन इतिहास बनने वाला था। टेक ऑफ के बाद ज्यादातर यात्री अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। वहीं डैन कूपर प्लेन की आखिरी पंक्ति में 18C सीट पर बैठा सिगरेट पीते हुए और बर्बन एंड सोडा का घूंट लेते हुए बिल्कुल शांत दिख रहा था। इस दौर में फ्लाइट के अंदर स्मोकिंग आम बात थी। कुछ देर बाद कूपर ने पास बैठी फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शैफिन को एक छोटा सा नोट थमा दिया। शैफिन को लगा कि ये कोई फ्लर्टिंग नोट है। वो मुस्कुराई और बिना पढ़े नोट अपनी जेब में रख लिया। लेकिन जब कूपर को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने धीमी आवाज में कहा, मिस, आपको वो नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास बॉम्ब है। ये सुनकर भी शैफिन को मजाक ही लगा, लेकिन जैसे ही उसने नोट पढ़ा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नोट में लिखा था, I have a bomb in my briefcase and I want you to sit by me. शैफिन ने कूपर की ओर देखा। कूपर ने इशारे से ब्रीफकेस दिखाया। घबराकर शैफिन ने अपनी कोवर्कर टीना मकलो को बुलाया। टीना ने जब नोट पढ़ा तो वो भी सन्न रह गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या ये कोई मजाक है? जवाब में कूपर ने ब्रीफकेस खोल दिया। अंदर थे लाल रंग की 8 डायनामाइट स्टिक्स, उनसे जुड़ी बैटरी और कई तार। अब कोई शक नहीं बचा था। कूपर ने तारों को हाथ में पकड़ते हुए साफ कहा, ये प्लेन अब हाईजैक हो चुका है और अगर उसने चाहा तो वो इसे कभी भी उड़ा सकता है। यहीं से शुरू होती है DB कूपर की सबसे बड़ी चाल। उसने शैफिन से अपनी मांगे लिखवाई। शाम 5 बजे तक $2 लाख कैश, 2 बैक पैराशूट और 2 फ्रंट पैराशूट। और जब प्लेन सियाटल पहुंचे तो रनवे पर एक फ्यूल ट्रक पहले से तैयार होना चाहिए। शैफिन को चेतावनी दी गई, अगर कोई चालाकी हुई तो बॉम्ब फटेगा। कांपते हुए शैफिन कॉकपिट की ओर बढ़ती है। पायलट विलियम स्कॉट और क्रू को सारी बात बता दी गई। पायलट तुरंत रेडियो के जरिए सियाटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाईजैकिंग की जानकारी देता है, साथ ही कूपर की डिमांड्स भी बताता है। ATC में हड़कंप बच जाता है और सारी जानकारी तुरंत लोकल पुलिस और FBI को फॉरवर्ड कर दी जाती है।
FBI तुरंत अलर्ट हो जाती है और नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरो से संपर्क करती है। नायरो पैसेंजर्स की सुरक्षा और एयरलाइंस की प्रतिष्ठा को देखते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के कूपर की सारी डिमांड्स मान लेते हैं। इस बीच टीना मकल, जो कूपर के पास वाली सीट पर बैठी थी, इंटरकॉम के जरिए कूपर और पायलट के बीच बातचीत का जरिया बन जाती है। थोड़ी देर बाद अमेरिकी अथॉरिटीज पायलट को सूचित करती हैं कि सभी डिमांड्स मान ली गई हैं। कूपर फिर एक और शर्त रखता है, सभी पैसे सिर्फ $20 के नोटों में होने चाहिए और तब तक प्लेन को लैंड नहीं किया जाए जब तक हर चीज तैयार ना हो। टीना ये जानकारी पायलट तक पहुंचाती है। फ्लाइट 305 अब सियाटल के आसमान में चक्कर काटने लगती है। इस दौरान किसी भी पैसेंजर को नहीं पता कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। कूपर पूरी तरह शांत और सभ्य था, सिगरेट पी रहा, बर्बन का घूंट ले रहा और किसी को डराए बिना अपने मिशन को अंजाम दे रहा था। क्रू ने पैसेंजर्स को भरोसा दिलाने के लिए घोषणा की कि लैंडिंग में देरी तकनीकी कारणों से हो रही है। इस बीच FBI ने सियाटल फर्स्ट नेशनल बैंक से $2 लाख और 4 पैराशूट्स का इंतजाम कर लिया। हर नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया गया था ताकि किसी भी परिस्थिति में कूपर का पता लगाया जा सके। शाम 5:20 पर पायलट को बताया गया कि पैसे और पैराशूट्स एयरपोर्ट पर तैयार हैं। कूपर ने निर्देश दिया, प्लेन कम रोशनी वाले रनवे पर उतरे, पैसों और पैराशूट्स केवल अकेले इंसान द्वारा पहुंचाए जाएं और अंदर की लाइट्स डिम रहें। शाम 5:46 पर फ्लाइट 305 एयरपोर्ट पर पहुंचती है। टीना मकल पैसे और 4 पैराशूट्स कूपर को सौंप देती है। सभी 36 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। प्लेन में अब केवल 5 लोग बचे थे, कूपर, पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और टीना। कूपर शांत लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेट था। रिफ्यूल में देरी हो रही थी और उसे शक था कि FBI कुछ चाल चली रही हो। फ्यूलिंग के बाद कूपर में टेक ऑफ से पहले नई डिमांड्स दी। प्लेन को मेक्सिको नहीं बल्कि नेवाडा के नो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिफ्यूल करने की अनुमति। पिछली सीढ़ियां हर वक्त खुली रखी जाएं और टेक ऑफ के दौरान जब हवा में होगा तब खोल दी जाएं। कूपर ने प्लेन को 10,000 फीट से नीचे रखने, 150 नॉट से कम स्पीड से उड़ाने और लैंडिंग गियर्स खुला रखने का आदेश दिया। शाम 7:04 पर फ्लाइट 305 फिर से हवा में उड़ान भरती है। FBI हैरान थी। कूपर शांत, सभ्य और पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन पर था, लेकिन इंटरसेप्शन शुरू हो गया। मैकार्ड एयरफोर्स बेस से 2 F-16 फाइटर जेट्स और एक T-133 ट्रेनर जेट फ्लाइट के पीछे लग गए। बोइंग 727 धीमी गति से उड़ रहा था, इसलिए फाइटर्स को S टर्न बनाकर पीछा करना पड़ा। टीना ने उसे इंस्ट्रक्ट किया, लेकिन कूपर ने इशारे से बताया उसे मदद की जरूरत नहीं। लगभग 8 बजे कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलती है। सीढ़ियां खुल चुकी थीं। कुछ मिनट बाद जोर का झटका और एयर प्रेशर महसूस होता है। करीब 10:15 पर फ्लाइट 305 रेनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। प्लेन चारों तरफ से FBI, लोकल पुलिस और स्टेट ट्रूप्स द्वारा घेर लिया गया, लेकिन कूपर का कोई निशान नहीं मिला। कूपर $2 लाख और पैराशूट्स लेकर रात के अंधेरे में ठंड और तूफानी हवाओं के बीच पहाड़ों, नदियों और जंगलों के ऊपर से कूद चुका था।